बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हम कदम के साथ नासिर महमूद ख़ान हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे और आपका गुज़श्ता हफ़्ता अच्छा गुजरा होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम हम कदम में हम आपके लिए थोड़े मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और वो ऐसे मौज़ूआत जिनका कि ताल्लुक़ बहरहाल हमसे, हमारी इस दुनिया से, इस ख़ित्ते से होता है, वो लेके हाज़िर होते हैं। लेकिन ये वो मौज़ूआत होते हैं जिन पर आम तौर पे हमें बहुत ज़्यादा कुछ ना तबसरे और तज्ज़िये देखने को कम ही मिलते हैं। आज के प्रोग्राम का जो हमारा मौजू है, उससे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर किसी चीज़ के बारे में हमें इल्म नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारा इल्म महदूद है। उससे हम नज़र चुरा सकते हैं कि जिसका हमें इल्म हो, हम सरफ़े नज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ का हमें इल्म ही नहीं है और हम दूसरे पे इल्ज़ाम धरना शुरू कर दें कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो गलत है, तो ये मामला हमारे इल्म और हमारे सोच और हमारी जहन का होता है। कोरोना वायरस सभी जानते हैं, पूरी दुनिया अभी तक इससे पूरी तरह से निकल नहीं सकी है। इस वबा ने पूरी तरह से जकड़ा हुआ है पूरी दुनिया को। दिसंबर 2019 में केसेस रिपोर्ट होना शुरू होते हैं चीन के शहर वुहान से, और पता चलता है कि जी ये कोई ऐसी चीज़ है, ये कोई वायरस है जैसे कोविड-19 कहा गया, इसका नाम दिया गया। फिर नोवल कोरोना वायरस हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हुआ और पता चला कि जी ये तो बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से असर करता है और बहुत ही मुहलिक है। देखते ही देखते पूरी दुनिया ने इसका भुगतान भुगता है। वैक्सीन का शोर होता रहा कि जी वैक्सीन आएगी तो शायद कुछ मामलात बेहतर हो जाएंगे। मामलात माजी की निस्बत कुछ कदरे बेहतर ज़रूर हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये इल्म बहुत ज़रूरी है कि ये वायरस शुरू कहाँ से हुआ, इसका माखज़ क्या है, ताकि ये जानकर कि ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या वजूहात थीं, क्या इसके वो कैरियर्स थे जो जिन्होंने इस वायरस को इंसान में मुंतकिल किया, सही साइंसी बुनियादों पर इसकी तहकीक हो और उस पे फिर जाके ताकि आने वाले दिनों में इस पे अदविया भी इसकी जो है वो बनाई जा सके। रिसर्च होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के ज़ीरक साइंसदान जो हैं वो इस टीम में शामिल होते हैं। वो चीन के उस शहर का, जी हाँ, वुहान का दौरा करते हैं। वुहान लेबॉर्ट्री ऑफ वायरोलॉजी जो है वहाँ का भी दौरा करते हैं। उनकी रिपोर्ट सामने आती है और उस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि ये बहरहाल, जैसा कि मगरब और ख़ास तौर पे अमेरिका ये कह रहा है कि ये लेबॉर्ट्री से लीक हुआ वायरस है, ऐसी कोई बात नहीं और ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले। जानवर से इंसान में मुंतकिल होने के शवाहिद बहरहाल ज़रूर हैं। रजीम चेंज होती है अमेरिका में और अमेरिका के नए सदर जो बाइडन, वो ये ऐलान करते हैं कि नहीं, हम एक दोबारा तहकीक करना चाहते हैं और दोबारा तहकीक में भी फोकस चीन ही होता है। और जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोबारा तहकीकात के लिए जो टीम तश्कील दी जाती है उसमें साइंसदान नहीं बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग जो हैं वो शामिल होते हैं। उसकी एक रिपोर्ट सामने आती है और उस रिपोर्ट में भी ये बात कही गई कि इसमें इंसानी हाथ कम नज़र आता है, बल्कि ये जो मफरूज़ा है कि ये जानवर से इंसान में मुंतकिल हुआ है, इसके शवाहिद खासे गहरे हैं। बात वहीं की वहीं पहुंच गई कि चीन ये कहता रहा कि साइंसी मामले को सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि 1.5 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, वायरस को लेके सियासत बहुत होती रही है और सियासी मामलात की वजह से और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, यह है कि दिन ब दिन इंसानी जानों का ज़िया होता हुआ हमें नज़र आया, जो कि बहुत ही तकलीफ दे बात है। आज इन रिपोर्ट्स का थोड़ा सा कुछ तकाबली जायज़ा लेंगे, कुछ थोड़ी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सच तो हर किसी का अपना अपना होता है लेकिन हकीकत कुछ और होती है। प्रोग्राम में हमारे साथ आज मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और मुहक्किक हैं, डॉक्टर शफकत मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? और साहब, वायरस का माखज़ अभी तक समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे है और कैसे है। आज इस पे आपसे जानना है। आप चूँकि मुहक्किक भी हैं, मुझे उम्मीद है और यकीन है कि आपकी भी कोई ना कोई तहकीक इसके ऊपर ज़रूर होगी। जी जी। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, मौजू थोड़ा सा गंभीर भी है, तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले हम अपने नाजरीन को एक रिपोर्ट दिखाएं ताकि ज़रा थोड़ा माहौल बन जाए, फिर गुफ्तगू जाए, उसको यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन, आज प्रोग्राम में जो पहले हम रिपोर्ट आपके लिए पेश कर रहे हैं, चीन हमारा बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क है। वहाँ पे उसका जो दारुल हुकूमत है बीजिंग, 100 साल से भी ज़ायद पुरानी एक ऐसी जगह है जहाँ पे अब भी मिठाइयाँ बनती हैं, डेजर्ट शॉप है। इसकी सैर हमें करवा रही हैं नौरीन। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं।
दोस्तों, मीठा हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान में बेशुमार अक़साम की मज़ेदार मिठाइयाँ दस्तयाब हैं, मसलन गुलाब जामुन, बर्फ़ी, चमचम वगैरह वगैरह। आज मैं जींद की सबसे मशहूर मिठाई की बेकरियों में से एक पर आई हूँ, जिसका नाम है दाओ-xiang-cun। हम एक साथ चीनी मिठाइयों का लुत्फ़ महसूस करेंगे। दाओ-xiang-cun एक रिवायती चीनी मिठाई ब्रांड है। ये इसकी पहली बेकरी है जिसकी तारीख 100 से ज़ायद साल कदीम है। ये बेकरी देखने में भी जदीद की हामिल है। बेकरी में जदीद खुदकार मशीन, सजावट का सजीला अंदाज इंतहाई शानदार है। अगरचे ये एक तारीखी बेकरी है, लेकिन हमें फैशनेबल महसूस हो रही है। इसके अलावा चीनी रिवायती निशान, खरगोश का मुजस्मा, नामवर चीनी मसनीफ लूशिन का मुजस्मा और हालिया दिनों में जीन में मकबूल मौजूद खलाई रिसर्च के बारे में निशानात समेत मुख्तलिफ चीज़ों से इस बेकरी में हर जगह चीनी सकाफत से जुड़ी चीजें नजर आ रही हैं। देखिए, यहाँ की मिठाइयाँ बहुत खूबसूरत हैं। हर एक लगता है कि कोई फनवारा है। यहाँ की सबसे बड़ी खुसूसियत ये कि बेकिंग शेफ ने चीनी सकाफती अनासिर और मिठाई को आपस में गहराई से मिलाया है। यहाँ चीनी सकाफत से मुतालिक मुख्तलिफ सिलसिले मौजूद हैं। देखिए, मिठाई कदीम जीन के बढ़ाई के कमरे के 4 खजाने की शक्ल में बनाई गई है। इस सिलसिले का नाम है बीजिंग ओपेरा। मिठाइयाँ बीजिंग ओपेरा के मुख्तलिफ किरदारों की शक्ल में तैयार की गई हैं। इस बेकरी ने मिठाइयों की तैयारी में मुख्तलिफ अशकाल बनाने के साथ साथ मिठाई की रेसिपी में भी चीनी रिवायती मिठाइयों के मवाद और तरीके इस्तेमाल किए हैं। यही वजह से इस बेकरी को सार्फिन, खास तौर पे नौजवान सार्फिन में काफी मकबूलियत मिली है। इस बेकरी में लोगों की बड़ी तादाद इस बात का बेहतरीन सबूत है। हालिया सालों में चीनी ब्रांड्स की मसनूआत खरीदना, इस्तेमाल करना चीनी नौजवानों की जिंदगी में एक नया रुझान है। चीनी ब्रांड्स इसलिए मकबूल हैं कि एक जानिब चीन में नई नस्ल को अपने मुल्क की सकाफत पर फख्र और एतमाद है, दूसरी जानिब चीन मुसलसल खुद ब्रांड्स को तखरीर कर रहा है, जिससे मुख्तलिफ ब्रांड्स की साख, क्वालिटी और डिज़ाइन में नुमायां तरक्की हुई है। जी, वेलकम बैक। बड़ी मेरे लिए तो खासी दिलचस्प ये रिपोर्ट थी। और वही बात है कि चीन की जब हम बात करते हैं, जदीद दौर में चीन ने अपने आप को मनवाया है, लेकिन चीन एक जो खित्ता है, तारीख़ी एतबार से, सकाफती एतबार से हज़ार साल पुरानी इसकी तारीख़ है। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है चीन की, वो ये कि इन्होंने अपनी रवायात को, अपनी तहज़ीब को दौर जदीद के साथ मिला के एक इम्तजाज के साथ ये लेके चल रही है ये कौम। डॉक्टर साहब, मौजू की तरफ आते हैं। कैसे देखते हैं ये जो रिपोर्ट, फिर उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो उसको अप्रूव कर रही हैं? आप कुछ थोड़ी रोशनी डालें, बताएं कुछ आपको पता चला माखिज़ कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्यों सियासत हो रही है सारे मामले पे। मैं एक शेर से ज़रा आगाज़ करना चाहूँगा। जी जी। बर्बादी चमन में कहाँ किसका हाथ है, हाय हाय, ए दोस्त क्या बताएं ये सियासत की बात। तो आप चूँकि इंट्रो में भी आपने जिक्र किया सियासत का, देखें बात ये है कि अब आप पहले तो इलेक्शन होता है यूएस में, वो इसी वायरस और इसी माखिज़ के हवाले से पॉलिटिक्स मुद्दा ये था उनका। मुद्दा ये था, इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन में आप जीत जाते हैं। वो पार्टी जो ये एलिगेशन लगा रही थी चीन पे, ट्रंप पार्टी, वो हार जाती है। इसका मतलब कि जो अमेरिका के अवाम है उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना। आपको एक चांस मिल गया, आप जीत गए, बाइडन। लेकिन अब आप दुनिया के बाकी मामलात में चूंकि फंसे हुए थे, आप अफगानिस्तान से निकले, आपने फिर एक ज़ाहिर अपने लिए वो रखनी थी एक सिचुएशन बना के ताकि आप कहीं ना कहीं रिफ्यूज लें, कहीं ना कहीं फेस सेविंग लें। उसके बाद आपने जो बैगेज बाइडन ट्रंप इंतजामिया का था वो आपने अपने कांधों पे ले लिया कि जी हम इंक्वायरी करवाते हैं। अब इंक्वायरी कहते कि मैं आपको बताऊँ कि हम अक्सर देखते हैं, इंक्वायरियों को जिक्र सुनते हैं, और ख़ास तौर पे जब इंटेलिजेंस इदारों से आप इंक्वायरी कराते हैं उसको एक प्री डिटर्मिन्ड एजेंडा दिया जाता है कि आपके ये पैरामीटर्स हैं, आपने ये चीज़ें देखनी है, इन पैरामीटर से आपने चीज़ें निकालनी है। अब पैरामीटर अगर ये होगा कि हमने चीन के ऊपर एक हॉलीवुड की मूवी बनानी है कि जनाब वायरस किसी तरह उनकी लेबॉर्ट्री से निकालना है, जी जी, तो ये मूवी भी मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की जो फिल्म थी 20 साल चली, उसके फ्लॉप होने की तरह मुझे लगता है कि ये भी शायद बॉक्स ऑफिस पे वो ज़्यादा देर ना चल सके, ऐसे ही, क्योंकि ये बैगेज पुराना है जी, ठीक, आप उसको लेके चल रहे हैं, उसमें आप पॉलिटिक्स करें। अब रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट की अगर मोटी मोटी 2-3 चीज़ें हम देखें,
पहली बात ये कि 90 डेज तक अमेरिका की मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों की काउंसिल है, वो मिलके, यानी समझ लें GIT बना दी, GIT बना दी, ठीक है। GIT वहाँ इन्वेस्टिगेट करती है, पूरे सारे मामले को देखती है। अच्छा, उनके क्या सोर्स थे? क्या वो चीन में गए थे? नहीं गए। वो अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज पे बिलीव करेंगे, जो उनके इन्फॉर्मर्स होंगे या कोई और सोर्सेज होंगे, उनसे वो ढूंढेंगे कोई चीज़, ठीक है। और जो पहले से मौजूद एविडेंस है उसको देखेंगे। अब पहले से मौजूद जितनी सारी अभी तक जो कुछ छपा, जिसको आप कहते हैं, जो कि मेरा भी रिसर्च से ताल्लुक, अगरचे मैं साइंटिफिक रिसर्च नहीं करता, मैं सोशल साइंस की रिसर्च करता हूँ जो सोसाइटी और रवैयों से मुतल्लिक होती है, लिहाजा किसी तरह मेरी भी यहाँ कनेक्टिविटी बनती है। जी, मैं ये कनेक्टिविटी बनती है। जब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल जो स्कॉलर्स हैं वो जब अपने मकाले लिखते हैं इस हवाले से कि ये माखज़ कहाँ है या कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है, इस यानी ये सार्स पहले भी था, SARS-CoV-2 के नाम से इसको जाना गया, इसका नाम तो बाद में दिया गया ना कोविड-19, इससे पहले ये SARS-CoV-2 के नाम से इसको देखा जा रहा था। इसको जब वो देखते हैं, अगर तो आप साइंटिफिक मकाले जो अभी तक छपे हैं उसमें कैटेगोरिकली इसका वही लिंक बनाया गया जो नेचर के साथ इसका है, और उसमें कहा गया जी कि शायद ये चमगादड़ों से किसी एक मीडिएटरी स्पीशीज के अंदर आया और वहां से इंसानों में मुंतकिल हुआ। अभी तक का जो साइंटिफिक नॉलेज हमारे पास जो इस वक्त लिटरेचर मौजूद है उसमें ये बात है, वहाँ कहीं भी लेबॉर्ट्री लीक का जिक्र नहीं है। मैं अभी उधर नहीं आया WHO और चीन की रिपोर्ट पे, मैं आपको अभी इंटरनेशनल जो इस पे मकाले लिखे गए उन पे बात कर रहा हूँ। अब इसी तरह का इसको जो मकाले लिखे गए हैं ये चीन की रिपोर्ट से, चीन और WHO की रिपोर्ट से पहले और अभी तक भी है, इन दोनों को यानी प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट जो ये सिचुएशन है वो नेचर से लिंक करती है कि नेचर से, माहौल से ये वायरस जनरेट होता है और ये मुंतकिल होता है और मीडिएटरी स्पीशीज़ के ज़रिए। अब WHO और चीन की जो रिपोर्ट है वो भी साइंटिफिक ग्राउंड पे है, उसमें भी साइंटिफिक इंक्वायरी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। उनके मुताबिक भी यही चीज़ आती है कि इसका किसी ऐसी लेबॉर्ट्री लीक से ताल्लुक़ नहीं है, ये साइंटिफिक चीज़ है। साइंटिफिकली उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें बताई। अब मार्च 2021 में ये रिपोर्ट आती है, अब आप अगस्त ख़त्म हो चुका है जी, अब सितंबर में हम दाखिल हो चुके हैं। सितंबर में हम अगर इस चीज़ को ये देखते हैं कि मार्च में होने वाली रिपोर्ट, उसके बाद अभी तक की जो सिचुएशन है उसको किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, यानी उस पूरी दुनिया में चीन और WHO की रिपोर्ट कंज्यूम हुई। जैसे मैंने जिक्र किया कि पहले जो रिसर्चर काम कर रहे थे वो भी इसको टेस्टिफाई कर रहे हैं और बाद वालों ने भी किया, किसी ने इसको कंट्राडिक्ट और चैलेंज साइंटिफिक बुनियाद पे साइंसदानों ने नहीं किया, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने नहीं किया। लेकिन सर इस पे ये सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी फिर ये दोबारा प्रोब वो भी उस पे हम बात करेंगे। ये सिर्फ मैंने अभी थोड़ा सा साइड पे चीजों को सेट ब्रेक सर, डॉक्टर साहब ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर जानेंगे और ये क्यों है कि कौवा सफेद क्यों है और इस पे क्यों इतनी जिद की जा रही है, एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है कि जो कोरोना वायरस का माखज़ है उस पे रिपोर्ट आती है और 1 दर्जन से ज़ायद बहुत ही ज़ीरक साइंसदान जो हैं वो उस टीम में शामिल थे जिन्होंने वो रिपोर्ट तरतीब दी थी और उन्होंने उन जगहों का भी दौरा किया। उसके बाद जैसे भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि दूसरी रिपोर्ट जो है उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज या GIT जो बनती है उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है वो भी क्या वो देखो, उस रिपोर्ट के बारे में खुद अमेरिकन्स क्लियर कट, जब ये रिपोर्ट पार्शली रिलीज होती है पिछले हफ्ते, उसको वो कहते हैं पार्शली, और साथ एक लफ्ज यूज हुआ इनकंक्लूसिव। इसका मतलब है कि अभी हम किसी हतमी नतीजे पे नहीं, गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा दिया नहीं, उन्होंने कहा कि हम किसी नतीजे पे अभी पहुंचे नहीं, हतमी नतीजे पे, कि हम ये नहीं कह सकते कि क्या हुआ। अच्छा, उसमें मुख्तलिफ चुके इदारों की रिपोर्ट थी, सारे इदारे उसको उसी तरफ लेके जा रहे हैं, नेचर की तरफ। खुद अमेरिकन इंटेलिजेंस इदारे इस रिपोर्ट के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा ये जो उन्होंने रिपोर्ट रिलीज की है पार्शल, उसके कुछ हिस्से जो रिलीज किए हैं उस पर उन्होंने कहा जी कि हम इस पे, पहली बात तो वो कहते हैं कि ये रिपोर्ट हतमी नहीं है, अभी इनकंक्लूसिव, अभी ये कंक्लूड नहीं हुई है, अभी ये फाइनल नहीं हुई, अभी हम मजीद जारी रखें। ऐसा बयान उस वक्त दिया जाता है जब आपके दिल में कुछ और आपने आगे कुछ और बीच में डंडी मारनी हो,
तो ये हमेशा कहते हैं आप ये थोड़ा टेम्परेचर चेक करने के लिए कि जी अभी कुछ थोड़ा सा हम छोड़ते हैं कि अंदर इस पे कितना रिएक्शन आता है, इसलिए उन्होंने इसको इनकन्क्लूसिव कहा। फिर जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि जब कोई इस तरह की GIT ज्वाइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम बनती है फ्रॉम इंटेलिजेंस, उसके TORs होते हैं। TOR का मतलब होता है वो प्री डिटरमिन्ड कोई क्वेश्चन और पैरामीटर्स होते हैं। ये प्री डिटरमिन्ड रिपोर्ट थी, यानी पहले से तयशुदा अहदाफ थे और उसमें चीफ हदफ यही क्वेश्चनर था और उसमें मेन हदफ ये था कि आपने चीन पे फोकस करके ये देखना कि ये चीन से निकला, ये रिपोर्ट निकालनी। अब उन इदारों में सिर्फ एक इदारे ने ये शक जाहिर किया कि जी शायद ये वुहान किसी लेबॉर्ट्री से लीक हुआ है या वुहान से। बाकी सब ने कहा कि जी ये इसका हमें लगता ही है कि कोई नेचर से ताल्लुक है, और उन्होंने भी बात की कि किसी मीडिएटरी स्पीशी से, यानी कोई दरमियानी मेज़बान जानदार, अगर इसको हम उर्दू में देखें, उसके ज़रिए ये मुंतकिल होता हुआ इंसानों में आया। ये उस रिपोर्ट का मेन क्रक्स समझ लें। अब इस रिपोर्ट के बाद चूँकि वहाँ बहस हो गई कि जी आपने तो बड़े धूम धड़क्के से ये सारा काम शुरू किया, जी हम जनाब ये कर देंगे, नई रिपोर्ट निकाल रहे हैं, क्या हुआ उसमें सवाए निदामत के और कोई बड़ी बात नहीं निकली। तो उसके बाद थोड़ा सा फेस सेविंग के लिए सदर बाइडन ने कहा जी हम इसको मज़ीद भी देख सकते हैं कि क्या हो सकता है इस पर। बल्कि CNN ने तो उसका मतलब कुछ और निकाला, उन्होंने कहा जी शायद लगता है कि बाइडन इंतज़ामिया इस रिपोर्ट के ऊपर कोई और नई GIT बनाने के चक्कर में होगी, जिसका कि उन्होंने कहा जी हमें कंफर्म रिपोर्ट नहीं, लेकिन हम जैसे हमारे यहाँ मीडिया तबसरा करता है कि जी इसका बिटवीन द लाइन ये मकसद हो सकता है सदर बाइडन के कहने का कि हम मजीद चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये मुझे एक बात बताएं, मसला साइंसी है, बंदे को बुखार हो, वो आप बजाय किसी तबीब डॉक्टर के पास जाने के आप खोजी के पास चले जाएं कि आप ज़रा खोज लगाएं मुझे बुखार हुआ क्यों है, या वो हड्डियों के जो होते हैं उनकी बजाय आप किसी पहलवान से हड्डी बनवाने चले जाएं। समझ नहीं आ रही असल में मसला यही क्योंकि या तो फिर ये बात हो ना डॉक्टर साहब कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो ये कर सकती थी कि भाई ये रिपोर्ट जो बनी है इसमें कोई फैब्रिकेशन तो नहीं थी, कोई और इस तरह की चीज़ें, उनसे आप साइंसी मामला कैसे, ये जैसे मैंने कहा ना ये फेस सेविंग की बात है, खुद अमेरिकन मीडिया भी इसको ये कह रहा है कि इसमें कोई सब्सटेंस नहीं निकला है, फेस सेविंग की। अब चीन के जो नायब वज़ीर सेहत हैं उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि आप इसको सियासी बुनियादों पे TOR बना के इस तरह की इन्वेस्टिगेशन आप इंटेलिजेंस एजेंसियों से करवाते, आप हेल्थ के एक्सपर्ट आपके पास दुनिया के माने दाने मौजूद हैं, वो कर लेते। फिर दुनिया में एक्सपर्ट जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं वो मौजूद हैं, साइंसदान मौजूद हैं जो वायरोलॉजी पे बड़े अरसे से काम कर रहे हैं और उनका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग काम है। और फिर अभी तक जो छपने वाले मकाले हैं उनको देख के आप ये काम कर सकते हैं, जब बजाय पॉलिटिकल उसको अंदाज में लेने के। तो ये आपने अपने लिए खुद लगता ही है कि अमेरिकन ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने की बात की है और अपना मजाक खुद उड़वाने की बात की। और बल्कि जो तब से मैं देख रहा था वो ये कह रहे हैं कि अगर ये मजीद रिपोर्ट अगर कोई लाते हैं तो अब जो इनकी साख बुरी तरह मुतासर हो शायद वो और ज़्यादा डैमेज होगी। अब चीन ने इसको बड़ा आला सतह पे इसको उठाया क्योंकि फोकस चीन का है। अब चीन के वजीर से नायब वजीर सेहत हों या जो इनके CDC के एक्स चेयरमैन थे, हेड थे, उन्होंने भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि आप इस पे गौर करें और इसको इल्ज़ाम तराशी पॉलिटिक्स की नज़र करने के बजाय आप अगर आप वाकई खिदमत करना चाहते हैं, आप वाकई चाहते हैं कि माखज़, जैसे आपने शुरू में भी कहा, माखज़ का पता चले ताकि इसको आगे बढ़ने से रोका जाए, इसकी रेमेडीज़ तैयार हों और इसके बारे में ट्रीटमेंट हो, सारी चीज़ें हों, ये उन्होंने बिल्कुल इस तरफ नहीं किया। फिर दुनिया भर में इस पर कोई बड़ी इनको सपोर्ट हासिल नहीं हो सकी, यहाँ तक कि जो इनके अपने इत्तेहादी हैं वहाँ से रिपोर्ट नहीं हासिल हो सकी। अब आप ये देखें कि ये जब डिमांड बढ़ती जा रही है, चीनी जो माहिरीन हैं उन्होंने कहा जी कि अब बात यह है कि आप चीनी क्यों, जब माखज़ की बात है तो ये तो पूरी दुनिया में फैला, तो आप पूरी दुनिया में इसकी तहकीकात करें और वो भी वो कहते हैं साइंटिफिक करें, सियासी ना करें। मतलब जैसे अभी आपने इंट्रो में बताया कि चीन में दिसंबर में ये वायरस डिटेक्ट हुआ 2019 में, ठीक। लेकिन आप इससे पहले चले जाएं, फ्रांस में टेस्ट होते हैं कुछ हजारों लोगों के, उसमें से कुछ लोग निकल जाते हैं, डिटेक्ट होते हैं, वो नवंबर में होते हैं। 7 लोगों के बारे में पता चलता है कि उनके अंदर ये SARS-CoV-2 एंटीबॉडीज पाए गए, जिसका मतलब ये, जिसका बाद में नाम हमने ये कोविड रखा ही नहीं, मैं उसको वायरस वही है उसको मैं, चलो उसको भी हम कोविड कह देते हैं, पता नहीं था कि कोविड कह रहे हैं इसको, तो इसलिए मैं उसका टेक्निकल नेम पहले जो सामने है वो बता रहा हूँ। ठीक है, फ्रांस में वो निकलता है,
फिर आप इटली में आ जाए, इटली में इसके रूट्स सितंबर से निकल रहे हैं, जी जी सितंबर 2019 से, जी जी, कोविड-19 जो कहा गया, वहां इसके रूट्स निकल रहे हैं। वहां पे जब स्कैनिंग होती है लंग्स कैंसर के मरीजों की, उनमें ये एंटीबॉडीज नजर आते हैं। और एंटीबॉडीज बाद में बनती हैं बाद वायरस में का बनती शिकार होने के बाद। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं, मैंने वर्ड एंटीबॉडीज इसीलिए बोला ताकि जैसे अभी आपने बिल्कुल राइटली अंडरस्टैंड किया कि इसका मतलब ये है कि वो कोविड से लोग गुजरे हुए थे, उसके बाद उनमें एंटीबॉडी, अब तो ये लोगों को आम समझ आती है ना, हमारे जो इस वक्त नाजरीन है उनको भी ये बात पता है कि एंटीबॉडीज कब बनते हैं। तो इसका मतलब अगर सितंबर में इटली में और फिर शुमाली इटली में अगर आप देखें वहां पे भी इस तरह के केसेस मौजूद हैं, और अगर सितंबर में वो मौजूद हैं, एंटीबॉडीज मौजूद हैं, तो इसका मतलब वो पहले से मौजूद है। तो फिर आप यूरोप में क्यों नहीं जाते चेक करने, फिर इधर आ जाए, अमेरिका में आ जाए। अमेरिका में भी जनवरी यानी 2 जनवरी से मार्च 20 के दरमियान वहां पे हजारों लोगों के टेस्ट होते हैं, 9000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट होते हैं, नमूने लिए जाते हैं, उसमें भी 7 केस डिटेक्ट होते हैं, और 7 केस उनकी 5 डिफरेंट रियासतों में होते हैं। ठीक है, अब 5 रियासतों में 7 केसेस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये चीज वहां एग्जिस्ट करती थी। और ये उस वक्त की बात है जब अमेरिका में पहला केस अभी फॉर्मली कंफर्म नहीं हुआ था, ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ उनके नमूने। जी। तो ये फिर साइंटिफिकली तो ये बात क्लियर हो जाती है कि सिर्फ चाइना क्यों, एग्जैक्टली अमेरिका में भी जाएं, यूरोप में देखें, और दुनिया के और जहां भी ये सूरत हाल हुई है उस पर गौर करें। अब इस सारी सूरत हाल के तनाज़ुर में जो चीन के स्टेट काउंसलर हैं और वज़ीर ख़ारजा हैं वांग यी, उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने काउंटर पार्ट ब्लिंकन साहब से बातचीत की और उनको कहा जी आपकी थ्योरियों और जो ये इल्ज़ाम तराशी हम इसको मुस्तरद करते हैं कैटेगोरिकली, बजाय इसके कि आप सूरत हाल को पॉलिटिक्स से हटा के साइंटिफिक तरीके से देखें ताकि हम मिल के कुछ आगे काम कर सकें। अगर कुछ इस पर करना है तो थोड़ा सा आप अपने इस रवैये को देखें कि इस पे पूरी दुनिया में रिएक्शन नेगेटिव आ रहा है आपके खिलाफ, उसको भी देखें, अपने रवैये को देखें। तो मैं इसी हवाले से बात करता कि जब हम समाजी तौर पे देखते हैं रवैये जब डेवलप। एक ब्रेक पे जाना सर, मुझे मैं चाहूँगा कि उसके बाद जब वापस आते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं इसको। समाजी रवैयों पे भी बात होगी और साथ ही साथ एक आखिर में एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जिसको आज हम अपने ख़ास तौर पे जो नाजरीन हैं उनके लिए लेके हाजिर हुए हैं। साथ दीजिएगा, विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे समाजी रवैयों की। समाजी रवैया कोई भी हो वो रातों रात नहीं बनता है, उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरह से नेशंस के रवैये जो हैं वो उसके साथ साथ एक बयानिया बिल्ड होता है। लेकिन यहाँ पे अगर इसको देखें तो जो बयानिया बिल्ड कर रहे थे ये चीन के खिलाफ, वो तो फ्लॉप हो गया। अब वो तो जाहिर है कि अब इस बयानिया बाज नहीं आ रहे ना सर, उस बयानिया की देखें ना आप, इंटरनेशनल सपोर्ट आप देखेंगे कहाँ है, कहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये मुतालबा किया गया कि जनाब जो अमेरिका कह रहा है ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अमेरिका का अब एक इशू बन चुका है। किसी ज़माने में वो बिल्कुल सुपर पावर थे, उनका एक तूती बोलता था, वो बड़े जहाँ भी जो चाहते थे कर सकते थे। अब ये देखें कि पिछले 2 अशरों के दरमियान, जिसमें अफ़गानिस्तान की जंग भी देख लें, मिडिल ईस्ट में जो कुछ इन्होंने किया, और जो एक एटीट्यूड था अमेरिकन का, जो एक रवैया था, उसको उन्होंने इम्पोज करने की कोशिश की। जो हम कहते हैं वो ठीक है, बाकी गलत है। लेकिन अब वो रिवर्स होना शुरू हो गया, क्योंकि मैं ये चूँकि समाजी रवैयों की तरफ हम गए हैं तो हम देख रहे हैं कि किस तरह वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान का हवाला दे रहा हूँ, फिर हम अपने इस नुक्ते पे दोबारा आएंगे ताकि मैं अपना ये पॉइंट जो है ना आपके सामने रख सकूँ। अब ये क्या, ये आपने सोच रखी कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, जो हम पॉलिटिकली समझते हैं वो ठीक है, बाकी दुनिया गलत है। जैसे आपने कहा जी वो मान नहीं रहे, दूसरों का मौक़िफ़ गलत है। नतीजा क्या हुआ, आप मिडिल ईस्ट में जमहूरियत का फ़रोग़ करने चले थे। आप जब अफ़गानिस्तान में 20 साल पहले आए, आपने क्या कहा था कि हम यहाँ स्टेबल डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट बेस्ड हुकूमत कायम करेंगे, तालिबान को शिकस्त देंगे। लेकिन अब क्या हुआ, इसका मतलब आपका ये बयानिया नहीं चल सका। वहाँ वही तालिबान उसी तरह वापस आ गए, न सिर्फ उसी तरह आ गए बल्कि और स्ट्रॉन्ग तरीके से आ गए, और वायलेंट होने की बजाय वो पॉलिटिकल होकर वापस आ गए। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री तो ना हुआ। आपने जिनको डेमोक्रेसी के नाम पे इंस्टॉल किया वो अपनी कौम से चीट करके चले गए। इसका मतलब यह है कि दुनिया में सिर्फ आपका तय करदा निज़ाम या आपके तय करदा प्रिंसिपल्स नहीं चलेंगे।
दुनिया में हर मुल्क और हर खत्ते के लिए अपने डिसीजन करने की पावर होती है। इसीलिए आप ये देखें कि ये कोरोना वायरस के हवाले से आप देखें, इसके माखज़ पे सिवाय चंद ममालिक के जो इनके बड़े क्लोज वेस्टर्न इत्तेहादी हैं, नॉट होल ऑफ द वेस्ट, जी जी जी, आई एम टॉकिंग अबाउट ए फ्यू वेस्टर्न कंट्रीज, जिसमें आप बेशक आप ऑस्ट्रेलिया को भी डाल सकते हैं उसी कैटेगरी में, चंद हैं ये आपके साथ आपकी हाँ में हाँ ज़रूर मिलाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा यूरोप का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो आपके साथ नहीं खड़ा है। इस तरह आप एशिया में आ जाए, एशिया में आपके साथ कोई नहीं है आपकी इस थ्योरी को लेके चलने के लिए। तो अब ये आप क्या करना चाह रहे हैं, आप फेस सेविंग हो गई, अब उससे आप साइड पे हो जाए। अब टाइम है, जो चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कैटेगोरिकली उनको कहा कि भाई आप आएँ, बेस्ट तरीका ये है कि इसकी साइंटिफिक एक हम अब इसका प्रिंसिपल्स तय कर लेते हैं, जो अभी तक तहकीक हो रही है उसको मज़ीद आके लेके चलें, ताकि अब आइंदा आने वाले दिनों में, सालों में इस नोयत के वायरस या यही वायरस म्यूटेट करके डिफरेंट फॉर्म में ना आता रहे, इसको साइंटिफिकली हम पहुंचे। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है इस पॉलिटिक्स का, यानी इस माखज़ को देखते हुए कोरोना की पूरी इसको आप पोलिटिसाइज कर रहे हैं, इसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, उसका मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। मार्च 21 में रिपोर्ट आती है WHO की और चीन की मुश्तरका, जिसमें बता दिया जाता है कि जी 2-3 इसके चीज़ें हो सकती हैं। ये इंडिपेंडेंटली भी आ सकता है माहौल में, किसी मीडिएटरी CPC के ज़रिए आ सकता है, किसी और जानदार के ज़रिए इंसानों में जा सकता है, इस किस्म की रीज़न, इसका कोई उससे ताल्लुक़ नहीं। अगर ये रिपोर्ट मार्च में जैसे दुनिया भर में कंज्यूम हुई, लोगों ने इसको तस्लीम किया, इसकी बुनियाद पे और जो साइंटिफिक रिसर्च मुख्तलिफ मकाले लिखे गए बहुत सारे दुनिया के एक्सपर्ट्स की तरह, उनकी फाइंडिंग्स को आगे लेके अगर हम चलते, आज 6-7 महीने के बाद हम इस पोजीशन में होते कि ये म्यूटेशन हम कम से कम उसको रोकने के लिए कोई स्ट्रेटजी बना सकते थे, या उसकी जो साइंटिफिक रीजनिंग है उस तक पहुंच सकते थे, ताकि हम उसके बाकायदा तौर पे उसको चेक करने के लिए एक ग्लोबल हेल्थ एक सिस्टम बना सकते हैं। लेकिन उसका नुकसान हुआ ये, अगर ये टाइम ज़ाया हुआ, ये 6-7 महीने आपने टाइम ज़ाया किया सिर्फ मिलाइन करने के लिए, और एक चीज़ यानी चीन को उसको सामने रखे। अब करना क्या, सीधी सी बात यह है कि अब ये 6 महीने ज़ाया हो गए, आपने फेस सेविंग के लिए बयान भी दे दिया कि शायद इसमें तो कुछ नहीं निकला, ये इनकन्क्लूसिव रिपोर्ट है, हम शायद कुछ और आगे कर दें। बस आपने बयान दे दिया, बस ठीक है, उसको आप बंद कर दें, उसकी ज़रूरत इतनी थी, आपने फेस सेविंग कर ली। अब आगे आए, जैसे कि एंटोनी ब्लिंकन ने भी इशारा किया, इशारतन बात की है चीनी वज़ीर ख़ारजा से बात करते हुए कि जी हम चाहते हैं कि अमेरिका और चीन चूँकि बड़े ममालिक हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम दुनिया से इस वायरस के खात्मे के लिए मिल के कोशिशें करें। तो मिल के कोशिशें पॉलिटिक्स से नहीं होंगी, पॉलिटिकल एजेंडा से नहीं होंगी, या मिलाइनिंग से नहीं होंगी, वो होंगी सॉलिड साइंटिफिक ग्राउंड पे। साइंटिफिक ग्राउंड पे आपके पास भी बहुत बड़े वायरोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, चीन के पास भी है, WHO भी मौजूद है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट भी बहुत सारे रिसर्चर हैं जिन्होंने अभी तक रिसर्च किया, उनको भी बुलाया जाए। उन्होंने भी ज़ाहिर है जब कोई साइंटिफिक इंक्वायरी होती है उसकी कोई ना कोई बेसिस फॉर्म की जाती है, हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस होता है, ये टेक्निकल टर्म है, उनको देखते हुए वो अपने तजर्बात को देखते हुए और कहीं से वो स्टार्ट करते हैं इंक्वायरी को और उसको आगे बढ़ाते हुए आके लेके जाते हैं सेट। इन सारे उन तजर्बात हैं, उनसे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। इस वक्त ब्लेम गेम किसी के भी फ़ायदे में नहीं है, ना इन दोनों मुल्कों के फ़ायदे में, चीन और अमेरिका के, ना दुनिया के फ़ायदे में तो बिल्कुल नहीं है। तो फ़ायदे में आने के लिए ज़रूरी है कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका की अपनी जगह एक अहमियत मौजूद है, चीन की अपनी जगह अहमियत मौजूद है। अब इन दोनों को अपनी जो स्ट्रेंथ हैं उनको इकट्ठे करने की ज़रूरत है। उन स्ट्रेंथ को इकट्ठे करके आप ये आप फेस सेविंग की बजाय आप मैनकाइंड को सेव करने की बात करें डॉक्टर साहब। तो जब ये सॉरी अब बहुत कम मेरे पास वक्त है, फोर्ट डेट्रिक को भी हमने नहीं छेड़ा, उस पर भी इस रिपोर्ट में कोई तज़किरा नहीं हुआ कि वो आपने अमेरिका ने लेबॉर्ट्री अचानक से क्यों बंद की। आखिरी थोड़ा सा वक्त मेरे पास रह गया, ये हम समाजी रवैयों की बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि ये जो एक रवैया है कि जी वैक्सीन नहीं लगवानी, जाली सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं और कि बस वो अब चूँकि तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं, ये क्या रवैया और क्या मसला है लोगों का कि ये सिर्फ ये जो एक प्रोपेगेंडा मशीनरी होती है ना, हर सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं। देखें, जब आप एक डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन करते हैं, इसका मतलब होता है कि किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए आप एक प्रॉपर अगर कम्युनिकेशन करते हैं
तो वहाँ पे इस तरह के ग्रुप रिड्यूस होते जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब ऑल ऑफ ए सडन आप एक चीज़ें शुरू कर देते हैं और फिर उसको इम्पोज करना शुरू कर देते हैं, तो ये फिर इस तरह की जो होते हैं ना ग्रुप्स, वो फिर एक प्रोपेगेंडा करते हैं। अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा किसी ने मकनातीस चिपकाने की कोशिश, किसी ने कहा जी ये तो बिजली बना रहा है अपने, कोई कुछ भी कर रहा है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल फजूल हैं, इनका साइंटिफिकली कोई प्रूवन सबूत नहीं है। लेकिन अभी तक ये कैटेगोरिकली जो प्रूव हो चुका है साइंटिफिकली, वो ये है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, अगर उनको कोरोना हुआ भी है तो उसकी शिद्दत वो नहीं है जो नॉन वैक्सीनेटेड लोगों की है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वैक्सीनेशन जो है, इसके बारे में हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वैक्सीनेशन को आज का प्रोसेस नहीं है, ये मुख्तलिफ पेंडेमिक्स और वबाओं के हवाले से अगर देखा जाए तो ये वैक्सीन आती हैं, वैक्सीन चलती रहती हैं, इनको हमें, और इसमें मज़ीद एडवांसमेंट आती रहेगी, बूस्टर्स आते रहेंगे, तो ये एक चलता रहेगा। जैसे जैसे वायरस म्यूटेट करता है, जब तक कि पूरी तरह पूरी दुनिया में 70 से 80% लोगों को वैक्सीन ना लग जाए और उसकी मुदाफ़त कायम ना हो जाए, ग्लोबल मुदाफ़त, उस वक्त तक इस तरह की पेंडेमिक से हमारी जान नहीं छूट सकती। लिहाजा प्रोपेगेंडे ख़त्म करके लोगों को चाहिए कि वो वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफकत मुनीर साहब आपके वक्त का और आपकी तशरीफ आवरी का। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और आपसे भी यही कहना है कि अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो ज़रूर वैक्सीन लगवाइए। और जिन माहिरीन से हमारी बात होती रहती है वो ये कहते हैं कि अब ये जो कोरोना है, ये आप समझ लीजिए कि एक ऐसी बीमारी है कि जो आ चुकी है और हमें इसका सामना रहेगा। हो सकता है कि 2 से 3 साल के बाद हमारे लिए कोरोना ऐसे ही हो जैसे नज़ला ज़ुकाम होता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर शफकत मुनीर साहब भी ये कह रहे थे, कि क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए जितनी ज़्यादा आबादी का बड़ा जो हिस्सा है वो वैक्सीनेट जब हो जाएगा, फिर हम कह सकते हैं कि हम किसी हद तक इस वबा पे काबू पाने में कामयाब हो सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे दोबारा यहीं से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।